जिन प्यारे साथियों, मेरे आपसे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का दिल खोल कर दिल से स्वागत करता हूँ जेएस क्लासेस पे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, ये नर्सिंग स्टेट की जो क्लास है आपकी लगभग 9वीं क्लास है, 9th क्लास है, ठीक है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें और आपको उससे बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं से लाभ होगा। साइंस की क्लास है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो हमारी वीडियो चलती है ये केवल स्पेशल आर्मी के लिए है। लेकिन जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में अगर विज्ञान आती है तो वहाँ ये ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें हमें, ठीक है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसा होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, या ऑप्शन डी 0, यानी से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका उत्तर भी कितना होगा? 1 ही होगा। क्योंकि समतल दर्पण का मतलब होता है जिसमें आप अपनी छाया देखें, वो कैसा होगा? वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण से कि हम क्या समझते हैं? एक ही छवि। जैसे आप कभी सैलून में गए होंगे बाल कटाने के लिए, तो एक आपके पीछे दर्पण लगा होगा और आगे लगा होगा, होते हुए समतल दर्पण ही है, लेकिन आमने सामने होने के कारण बहुत सी पिक्चर दिखती हैं, बहुत सी फोटो दिखते हैं। समतल दर्पण का मतलब होता है एक दर्पण। जैसे कि मेरे पास एक दर्पण आपको दिखा देते हैं, ये दर्पण आपको दिख रहा है, ये कैसा है? समतल दर्पण है। देखो, मैं इसमें आपको दिखाया, मेरे पास एक मार्कर है, मैंने मार्कर लिया, ऐसे दिखा, तो इसके पीछे में एक ही मार्कर दिखेगा, दो नहीं। कितने? एक ही मार्कर दिखेगा, इसमें 2 मार्कर नहीं दिखेंगे। अगर एक मार्कर है तो मतलब कैसा दर्पण है? समतल, समान चीज दिखेगी, वो कैसा होगा? वो समतल दर्पण होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक का आंसर क्या होगा? ए। समतल का मतलब समान, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता इस दुनिया में, जहां तक मेरा मानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। मतलब आप सुनते हैं उसके बारे में कह रहा है। क्या? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी अनुगुंज, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, या ऑप्शन सी कंपन ऊर्जा। तो क्या चलेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इसका 2 का उत्तर चल जाएगा ए। ये मतलब यांत्रिक ऊर्जा। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो क्या होता है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, पहले आप इसे ध्यान से समझना। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा से मेरा मतलब है, आपके पास फोन होता है, क्या होता है? ये मोबाइल फोन है। आपने क्या किया? किसी का फोन आया, मान लिया आपका कोई रिलेटिव फोन आएगा, दोस्त का, आपने किया हेलो, तो ये फोन क्या है? यह एक यंत्र है और आप आवाज बोले तो जो यंत्र क्या करता है? यंत्र क्या करेगा? ये ध्वनि ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। आप हेलो बोले, क्या है? ये ध्वनि ऊर्जा है, और इसके अंदर गई क्या बन गई? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो फोन क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। यहाँ पे है कि ध्वनि का रूप क्या है, तो ध्वनि का क्या होगा? यांत्रिक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा? ये सही होगा। अब बताना हमें, अगर बात करें हम लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर की, तो ये क्या करता है? ये किस पे काम करता है? लाउड स्पीकर किस पे काम करता है? और बात करेगा तार की, तार मतलब जो तार से, आप बीड़ा ले लो, सितार ले लो, गिटार ले लो, जो तार से बजने वाले यंत्र, उनकी बात करेंगे। तो देखो, और ये आप लोग मोबाइल, एक आप लोग मोबाइल भी साथ में, मोबाइल, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे हम, अच्छे से आप समझेंगे। देखो, सबसे पहले दिया गया लाउड स्पीकर, क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। कैसे? क्योंकि इसमें विद्युत गई, आपने करंट भेजा, विद्युत गई, और विद्युत जाने के बाद क्या? एक ध्वनि निकलेगी। तो लाउड स्पीकर क्या करता है भैया? ये विद्युत क्या करेगा? ये विद्युत ऊर्जा को किसे बदलेगा? ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। कौन बदलेगा भैया? ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा लाउड स्पीकर। चलो, तार, गिटार और बीड़ा, सितार, ये जो काम करते हैं, ये क्या? यह एक यंत्र है। ये क्या है? यह एक यंत्र है। तो क्या करेगा? यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भैया? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें भैया? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। उसके बाद मोबाइल। अब मोबाइल तो आपके पास है, तो जैसे मोबाइल में क्या करना है? मोबाइल क्या करता है? देखो, आप हेलो किए तो आप क्या बोले? ध्वनि गई मोबाइल में, ध्वनि गई, जैसे हेलो की हेलो, तो ध्वनि जाएगी
और मोबाइल में क्या होगा, जो पहुंच जाएगी ध्वनि यंत्र में, तो क्या रहेगी, ये होगी ध्वनि ऊर्जा। मोबाइल क्या करता है, मोबाइल ध्वनि ऊर्जा को किसे भैया, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किसमें, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे होता है, डायनेमो होता है, जनरेटर होता है, सेल होता है, प्रकाश होता है, बहुत से यंत्र हैं कि किस में कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी जिसकी बात आई उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर ध्वनि को भी मापते हैं, ध्वनि का नापन करते हैं, मापते हैं किसमें, तो भैया ध्वनि को हम डेसीबल में मापते हैं। किसमें, डेसीबल में मापते हैं। उसके बाद इसी ध्वनि की बात करें तो अगर हम बोल रहे हैं और आपके कान में कोई आवाज़ आ रही है, तो जो बोलने की ध्वनि और कान पे रुकती, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि तो ध्वनि आती है हमारे कान पे रुकती कितनी, 1/10 सेकेंड कोई भी हमारे कान पे रुकती है। हम जिसको सुनते हैं वो 1/10 ही रुकती है। उसके बाद बात करें, ये तो ध्वनि हो गई। और ये जो ध्वनि का परावर्तन होता है, कल क्वेश्चन था मेरा कि ध्वनि का परावर्तन होता है वो 17 गज की दूरी से होता है। आप एक बार बताना, ये 17 गज की दूरी पे ध्वनि का परिवर्तन क्यों होता है, और इसके बारे में पिछले क्रम ने पूरा डिटेल से बता रखा। अगर आप नहीं देखें तो इससे पहले की वीडियो देखें और ये 17 गज की दूरी पूरी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो बात करें क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर ए शुरू करते हैं। अब इसके बाद कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया होते हैं किसमें, क्रिया तथा प्रतिक्रिया किसमें होते हैं, सदैव एक शरीर पर कार्यवाही करते हैं, मात्रा में बराबर होते हैं, या एक दिशा में बराबर होते हैं, या सदैव स्वतंत्र रूप में कार्रवाई करते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया क्या होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया, अगर ध्यान दिया हो आप तो क्रिया प्रतिक्रिया किसी साइंटिस्ट के नियम भी हैं। न्यूटन के 3rd लॉ, हाँ, प्रथम लॉ कौन सा है, जड़त्व का नियम, द्वितीय संवेग शिक्षण का नियम, और तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो हमारा उत्तर क्या था, बी सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्रिया प्रतिक्रिया किसमें होते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया भैया क्या होंगे, ये मात्रा में बराबर होते हैं। किसमें, मात्रा में बराबर होते हैं। अच्छा कैसे, आप गए किसी को थप्पड़ मारे खींच के, तो आपके उसके गाल पे चोट लगी तो आपके चोट लगी, क्यों, रिएक्शन हुआ ना क्रिया प्रतिक्रिया का। आपने किसी को गाली दिया तो उधर गाली आएगी, किसी को फूल मारा तो फूल ही आएगा। तो क्या होता है, ये न्यूटन का लॉ हमारे समाज में बराबर होता है। आप देखिए कोई भी चीज बराबर होगी वो क्रिया प्रतिक्रिया के ही रूप पर कार्य करेगी। अच्छा, उसके बाद कुछ नियम बताते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के। जब आप क्या करते हैं, किसी नाव से नीचे उतरते हैं, तो न्यूटन का कौन सा तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का। जब आप फायर करते हैं, बंदूक से बुलेट मारते हैं, तो क्या बुलेट आगे जाती है, आप पीछे धक्का लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप साइकिल पे पैडल पैर रखते हैं, जब पैर को नीचे दबाते हैं साइकिल आगे बढ़ती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जहाँ पे एक वस्तु दूसरी वस्तु का विरोध करे, सीधी सी बात है, जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु का विरोध करे वहाँ पे न्यूटन का तीसरा लॉ क्रिया प्रतिक्रिया होगा। जैसे कि आप जब चलते आगे क्यों तो पैर जमीन के बीच एक घर्षण होता है, तो पैर उठता है तो जमीन और पैर दोनों एक जगह विरोध करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से न्यूटन का 3rd लॉ भी क्लियर हो गया। और मात्रा में बराबर कौन होगा, कि ये जो है सदैव एक राशि, वो क्या नाम क्वेश्चन कौन सा था कि क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं तो एक मात्रा में बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है, निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन हमारे पास है अमोनिया NH3, PH3, ASH3, या ऑप्शन डी HBH3। तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। पहले दोस्तों अगर बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक का मतलब ही होता है भाप। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वथनांक का मतलब होता है भाप, और यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि NH और 3। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं अमोनिया। और अगर अमोनिया की बात करेंगे तो ये जो अमोनिया है ये क्या है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक कुछ बात बची नहीं, तो देखो कैसे। क्वथनांक क्या होता है, आपने चावल बनाए, चावल जल्दी पकता, आपने मटर बनाई, आप एक हल्के से पतीली या फिर एक भगोने में मटर बनाने रख दें ऐसे ही नॉर्मल से, और एक प्रेशर कुकर में मटर बनाने रख दें। तो प्रेशर कुकर में अगर खाना वो मटर बन जाएगी आपकी 20 मिनट में, तो पतीली में बनेगी कम से कम 40 मिनट में, दुगना टाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है जब उसके अंदर हीट उष्मा जाती है तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण हैं
वो क्या करते हैं, तो उनमें क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि गैस प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण उसमें मटर जल्दी पक जाती है। बात करें भगोने की, आपने पतीली में उबालने को रख दिया, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि जितनी हीट बनी, जितनी भाप हुई, उष्मा उड़ गई, तो उसमें क्या होगा, क्वथनांक एकत्रित नहीं हो पाएगा, और जब क्वथनांक एकत्रित नहीं होगा तो भोजन को पकने में, मटर को पकने में सामान्य की तुलना में अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ गए कि किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो यहाँ पे NH3 अमोनिया का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्यों भैया भरी जाती है? क्या वो डांस करती है, मस्ती करती है, या खाती पीती कम है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है फिर? या वायु से हल्की होती है? किसने कह दिया? अच्छा, इसमें बल्ब अधिक प्रकाश देता है? ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन सी, या ज्वलन में सहायता नहीं करती है? हो सकता है। ऑप्शन डी, या जहरीली नहीं होती है? अरे कोई बल्ब मर जाएगा क्या, कि लीडी मर जाएगी नाइट्रोजन खा के? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या फिर है? यह ज्वलन में सहायता नहीं करती, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करेंगे तो 5 का हमारा उत्तर होगा वो सी सही हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना इस बात पे। कैसे भैया? 5 का सी कैसे हो जाएगा? सी है, यह ज्वलन में सहायता नहीं करती। जैसे कि एक देखिए, हम आपके सामने बनाते हैं प्यारा सा छोटा सा बल्ब। ये बल्ब मान लो बन गया। इस बल्ब के अंदर क्या होता है, देखो, इस बल्ब के अंदर ऐसे है तो फिलामेंट आते हैं और ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ये तंतु लगा हुआ है। क्या? बल्ब में एक तंतु लगा हुआ है, और आपने इसके अंदर ऑक्सीजन भर दी। क्या भर दी? मानो आपने O2 भर दी, और जैसे आपने वायर लगाया, फटाक से फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, आपका बल्ब टूट जाएगा। फिर क्या करें? अच्छा, मानो कोई और भर ले। बहुत सी गैसें हैं, आपने हीलियम भर ली। हीलियम भी क्या करती है? कुछ हद तक ऑक्सीजन लेके आती है। हीलियम भरा और लगाया, फटाक से विस्फोट जाएगा। फिर क्या करें? कौन सी गैस भरे? अरे भर लो ना बाबू, कौन सी? नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो जलन में सहायता नहीं करती, जो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती कभी, और अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है तो नाइट्रोजन को बल्ब में भरा जा सकता है, LED में भरा जा सकता है। जो लोग बल्ब, पहले क्या है, सर्कस में लोग लाते ट्यूबलाइट फोड़ते भड़ाक से और शेर बन जाते। कैसे शेर बन जाते? सुनो, क्योंकि जब उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, जब कांच टूटता है तो वो गैस क्या, एकदम गैस बाहर निकलना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो वायु में मिलना चाहती है, और जैसे मिलेगी तो कांच बिखर जाता है और चोट नहीं लगती है। तो कोई राड तोड़ना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर देखेंगे तो ज्यादातर जितने भी कलाबाज होते हैं, जितने जादूगर होते हैं, ये सब साइंस पर ही खेलते हैं। ठीक है, तो हमारा 5 का आंसर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 है, सभी जीव रूपों में जीवन के अणु हैं। ये हैं क्या? जीव में सब कुछ सामान्य क्या है, इसके बारे में कुछ ऐसा जानना चाहता क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या सभी जीव में होता है, अणु में होता है? चर्चा देख लेते हैं। प्रोटीन में होता है? देखते हैं। बी, सी, क्या न्यूक्लिक अम्ल में होता है? हाँ, हो सकता है मादा में पाया जाता है। ये सभी। डी मतलब है सभी। अगर जीव के जीवन के अणु, भैया याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 और बात कर दी जीवन की अणु, तो देखो जीवन के अणु की बात करें तो आप यहाँ पे लगा दो आल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता, किसमें? मानव जीवन में। प्रोटीन भी पाई जाती, न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। ये तीनों पाए जाते हैं तभी मानव के जीवन का अणु बनता है। और हमने बताया था कि अणु बनने की प्रक्रिया क्या भैया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मिलके क्या बनाते भैया? कणाद का नियम याद करो। कौन सा? परमाणु। मतलब अरे हाँ, परमाणु कणाद ने नियम दिया था, और इसी परमाणु के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते? अणु बनाते। क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। अरे लिख जा भैया, अणु क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। और ये जो अणु हैं, ये छोटे छोटे अणु मिलकर ही पदार्थ बनाते, खाते पीते मौज करते, जैसे हम खेलते कूदते बोलते, जो एनर्जी प्राप्त करते। तो यहाँ से बना। तो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक अम्ल है, तीनों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला एकदम सही हो जाऊगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7, और देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 7। जल का घनत्व। ओह, इतना प्यारा क्वेश्चन। जल का घनत्व क्या होता है भैया? देखो ध्यान से, जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व
क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? पढ़े हो कहाँ कहीं? हम तो नहीं पढ़े। अच्छा, जीरो, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। अरे जम जाओगे, क्यों? बर्फ है। ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। हाँ, हो सकता है, टेम्परेचर ठीक ठाक लग रहा है। ऑप्शन डी 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। किसने कह दिया? हमने तो नहीं कहा, इतना तो होता ही नहीं है। फिर कैसे? अरे भैया, जल का जो घनत्व होता है, सुनो क्वेश्चन नंबर 7 और शुभ अक्षर से लिख दो सी। सी मतलब 4 यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। जो आप सुबह सुबह उठ के पानी घटक लेते हो 2 गिलास, हाँ, वही है, 4 डिग्री सेल्सियस ही है। अच्छा, ऐसा कुछ तो देखो, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस का घनत्व है, ये आम जिंदगी जीता है। भैया, आम जिंदगी जीने का क्या मतलब? ध्यान दो, आपने क्या किया? सुबह सुबह उठे, जैसे देखो ये सुबह हमने कर दी, तुम सो के उठे, सुबह हो गई इधर से, ठीक है, ये सुबह हो गई, पहाड़ से सूर्य निकला, सुबह हुई, और अब क्या करना? आप सुबह उठ के हगटन गए। समझ गए? कहाँ गए? हगटन गए। वहां से आए, आपने पानी देखा, नहाने के लिए लिया, तो भैया जो पानी नहाने के लिए लिया वो कितना था? वो 4 डिग्री सेल्सियस था। चलो यहाँ तक ठीक है, अच्छा पानी था। उसके बाद स्नान करने का क्या करेंगे? या फ्रेश होने का नाश्ता लेंगे। और भारत में क्या स्वागत किससे होता है भैया? चाय से। किससे? चाय से। चाय से किया गया आपका स्वागत। और चाय जब बनी गई पतीली में, तो चाय का वो उबलेगी। एक जब आप पानी आपने रखा चाय बनने के लिए, तो वो कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस था। अरे महाराज, ऐसे लिख जाओ सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस थी। और जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा, कब? जब ये 99 डिग्री होगा सेल्सियस, तब तक उबलेगा नहीं, हल्का हल्का बुलबुज्जा उठेगा ऊपर से, लेकिन उबलेगा नहीं। और भैया जैसे 100 डिग्री हुआ, ये चाय बनना स्टार्ट हो गई, और 5 मिनट आपके गर्मा गर्म चाय तैयार हो जाएगी। और आप पी के देखेंगे तो बिल्कुल चाय का ही स्वाद आएगा इसमें, और कोई स्वाद नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन नींद में नहीं पीना तब। अच्छा, यहाँ तक ठीक बात है। उसके बाद एक और बात करते हैं। मान लो ये तो अभी सुबह सुबह हुई थी, आप चाय पी के काम चला लिए, अब ये कड़कती धूप हो गई, ऊपर देखो नारायण जी निकल आई, ये दोपहरी हो गई, धूप हो गई। अब आपको चाहिए बर्फ, जून जुलाई का मौसम है, बर्फ चाहिए। तो आप क्या करेंगे? पानी को रखेंगे कहाँ? फ्रिज में, या फिर कोई बड़े रेफ्रिजरेटर में। क्यों? क्योंकि आपने रखा था वो, अरे महाराज, डिग्री 4 सेल्सियस आपने रखा, कितना पानी? 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम ताप था। और ये जैसे ही गया फ्रिज में, इसका तापमान डाउन हुआ, और जैसे ही होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलेंगे हम क्या? इसे हम बोलेंगे हिमांक। ये क्या नई कहानी? हाँ जी, नई कहानी। हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बन जाएगा बर्फ, और आप इसे कोल्ड ड्रिंक डालकर हिला हिलाकर पी जाएंगे, जिससे कि आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद अगर बात आई जल की, तो बता दें जल क्या है। देखो ऐसा हो जाता है, जल क्या है भैया? तो जल क्या है बताओ? जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, जल का भैया क्या अनुपात है? तो जल का 1:8 होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? H2O। क्यों? इसमें क्या है? इसमें 2 तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए। O मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। परमाणु भार कितना है? 16 है, तो लिख लो भैया 16। 2:16, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, मतलब कि 1:8। इस प्रकार से हम जल के बारे में जान सकते हैं। देखो जल के बारे में पढ़ेंगे तो घंटों क्लास चलाते रहेंगे, कोई भी टॉपिक लेने साइंस का चलते रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक इतना रुकते, आगे बढ़ते हैं, भी बहुत क्वेश्चन करने हैं। तो जल का अधिकतम घनत्व होगा, कितना होगा भैया? ये हो जाएगा तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखते क्वेश्चन नंबर 8 है कि CO2 का एक नमूना जो कि ठोस से द्रव, हाँ जी, ठोस से द्रव, अरे समझ लो बर्फ से पानी बन रहा, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठोस से द्रव तत्पश्चात गैस में रूपांतरित होता है। निम्न में किसको निरूपित करेंगे आप? किसको पहचानेंगे? तो ध्यान दो भैया, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी, क्या घनत्व में परिवर्तन होगा? सोच के बताना, क्या घनत्व में परिवर्तन होगा? उसके बाद क्या संगठन में परिवर्तन होगा? या फिर भौतिक गुण में अरे लल्ला, भौतिक गुण में तो परिवर्तन होता ही नहीं है, इस बात को याद रखो।
जैसे कि आप बताओ, आपने जल को उबाला, बॉयल किया पानी को, और उबालने के बाद ऐसा नहीं है कि जल जूस बन जाए, नहीं नहीं, जल जल ही रहेगा, समझ गए। अच्छा फिर क्या करें, अच्छा जल को गर्म करो, भाप बन के उड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर बन के उड़ जाएगा, नहीं, भाप जल के माध्यम से ही उड़ेगा। अच्छा तो होगा क्या भैया, तो निम्न में किसको निरूपित करेंगे, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस भैया, 8 का ऑप्शन नंबर लगा लो बी, और इसको बोलेंगे हम जल का घनत्व। आप जल मत लिखो, आप लिख लो केवल क्या क्वेश्चन भी, घनत्व में परिवर्तन। किसमें भैया, देखो घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन। इससे मतलब क्या है, हाँ जो ठोस बर्फ है जब गलेगा तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, यानी द्रव अवस्था में आएगा, और द्रव अवस्था से जब गैस में बनेगा तो केवल केवल कोई भी अगर इन पे मतलब जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, केवल मतलब घनत्व में परिवर्तन होगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस पे ज्यादा ज्ञान देने वाली बात नहीं है कोई, इतना आप लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिस पे ज्ञान बांटना होता, हम आपके बिना कहे लंबा चौड़ा ज्ञान बांट देते हैं, ठीक है, जिस पे ज्ञान बांटने वाली बात होती है। चलिए, एक धातु के क्लोराइड का सूत्र है MCl2, क्या मैग्नीशियम क्लोरीन बोल दो, क्या दिक्कत है, बोल देंगे। और धातु का तुल्यांकी भार 9 है, तत्व का परमाणु भार क्या होगा, देखो ये कब होगा, जब आपको भार, अणुभार और क्रमांक पता होंगे। जैसे हमने बोल दिया मैग्नीशियम, हमने कहा, आपने कहा 12, हमने कहा मैग्नीज, आपने कहा 25, अरे तभी तो काम चलेगा ना। हमने कहा मैंने तो सोचने कहा होगा, अरे ऐसे नहीं होगा, तोते उड़ेंगे पर एग्जाम में। हाँ अब सुनो, हम आपको बता देते हैं कि इनका तुल्यांकी भार जो होगा वो 9 होगा, 8 होगा, 27 होगा, सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 9 चेक करेंगे क्या होगा भैया, तो ऑप्शन नंबर 9 की बात करेंगे तो भैया देखो इसका तुल्यांकी भार होगा 27। और आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो क्या करेंगे, अरे हम बताएंगे क्या करेंगे, वापस जाइए वीडियो देखने के बाद, अभी जाइएगा तो वीडियो छूट जाएगी, वापस जाइएगा प्ले लिस्ट में और चेक करिएगा, हमने आवर्त आईडी के तत्व डाले हैं, उन्हें बताया है कि कैसे निकालते हैं परमाणु भार, यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अगले स्टेशन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन सी यानी कि 27, बड़का बड़का सी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कुछ सुनो इसकी बात। एक धात्विक ऑक्साइड में 60% धातु है, हाँ तो ठीक है, धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा, बताइए कितना होगा। ऑक्साइड, हाँ ऑक्सीजन 60 है, धातु का तुल्यांक, रीमा कौन बड़ी बता, आराम से निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इतना प्यारा क्वेश्चन दोगे तो सबको ही ना कर लेगा। ऑप्शन नंबर 10 अभी क्या बता रहे हैं, ये तो नहीं पता क्या ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तुल्यांकी भार पूछा गया, तो भैया इसमें क्या लगाओगे, ऑक्साइड का है ना, और तुल्यांकी भार में निकालना किसका, ऑक्साइड का, तो 10 का भैया ये सही हो जाएगा। हाँ ऐसे कैसे, तो ऐसे 10 है, सुनो कैसे, क्योंकि ऑक्साइड होता है जो, वो क्या होता है H2O मिला के जब O होगा तो बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, जिसे आप बनाते हो जल, और वो 60%। अब 100 में 60% निकालोगे तो एक बात बताओ, कभी यहाँ पहले बताना कि 1/8 यानी 12 पंचे 60, 1/8 12 पंचे 60 यानी कि 12 96। तो भैया सुनो, अब आपको बताएं गणित भाग कैसे होती है। आपने देखा ऑक्साइड का कितना होता है 8, ऊपर परमाणु भार 16, अब इसको उठा के ले जाओ 100 के पास तो कितना का 12 96, कुछ मत करना, 12 आंसर हो गया। ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे होता है, नहीं पता है तो फिर क्या करो, फिर वापस जाना किस पे, अरे परमाणु वाली क्लास में, ठीक है, आवाज साड़ी में सब बताया वहां पे, ठीक है। अभी तो कितना 12 यानी हमारा ये सही हो जाऊंगा। देखते क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता। ऊर्ध्वपातन नहीं पढ़े दुनिया में तो कुछ नहीं पढ़े, ऐसा काहे कहते हो, हाँ क्योंकि हमने बहुत पढ़ाया ऊर्ध्वपातन के बारे में, चिल्ला चिल्ला के थक गए। अब मैंने सीख पाया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चम्मच भर लेना उससे घुस जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन विधि का पृथक नहीं किया जाएगा। पहला कैरोसिव सल्फेट, ऑप्शन बी कैलोमल, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सच्चाई तो ये है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कैरोसिव सल्फेट होता क्या है या कैलोमल क्या होता है, तो पता कैसे चलेगा। सपना चौधरी गाना देख लो यूट्यूब पर, है ना, अरे पढ़ाई करोगे तब ना पता चलेगा। तो भैया इसमें लगा दो बी और सी दोनों, क्यों, क्योंकि ऐसा कैसे कैसे बी और सी आप कैसे कह दो, तो कैलोमल होता है और जो कॉपर सल्फेट होता है ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये ऊर्ध्वपातन में काम करते हैं। अरे तुम ऐसे समझो, देखो सुनो, हमने पहले आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया क्या लाए,
कपूर, कपूर जानते हैं, कपूर तत्समय कर्पूर। उसके बाद क्या लाएंगे, हम लाए अमोनिया, क्या लाएंगे, अमोनिया। हाँ आप जानते हैं अमोनिया, अमोनिया नहीं जानते तो नमक तो जानते हैं, हाँ नमक तो जानते ही होंगे। तो देखो कपूर है, अमोनिया है और नमक, ये तीनों क्या करते हैं भैया, ऊर्ध्वपातन पर ही कार्य करते हैं। किस पे, ये तीनों ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन पर ही कार्य करते हैं। कौन कौन, कपूर, अमोनिया और नमक। चलिए यहाँ से ये कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या करा 12, भारी जल है। क्या भारी जल डंडा लाठी लेकर आता, नहीं। भारी जल क्या होता है, सुनो, समुद्र का जल होता है भारी जल, या D2O होता है भारी जल। ऑप्शन सी H2O2 होता है भारी जल, ये तो जहरे का। ऑप्शन डी H2O जल, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। रसायन विज्ञान का थोड़े से ज्ञान होगा तो पहचान लेंगे। डी वाला क्या करे, H2O जल यानी कैल्शियम मैग्नीशियम, समुद्र का हार्ड कठोर जल। इससे तो कोई संबंध ही नहीं है। हमसे पूछा है भारी जल, जिसके पास ज्यादा भारी मात्रा हो। देखो जल के जो आइसोटोप में वो 3 हैं। आइसोटोप अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले समस्थानिक समझो इसे, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है कि 3 समस्थानिक जल के हैं। कौन कौन से हैं, सॉरी हाइड्रोजन के हैं। और उसमें भी दूसरा आता है D2O। भैया ध्यान दो, D2O, D2O कहीं पे होगा देख लेना अपना, D2O। इसे ही बोलते क्या हम, भारी जल। क्या बोलते, भारी जल। हाँ तो क्या करें, किस काम में आता, तो सुनो, भारी जल किस काम में आता भैया, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, या आप कह सकते हैं भारी जल इंजन को ठंडा करता है। क्या करता है, ठंडा करता है। तो क्या D2O करता, नहीं, एक और बंदा है, कौन, ग्रेफाइट। ये तो विद्युत का संचालक होता है। अरे हाँ तो ठीक है, लेकिन ये भी करता है, ग्रेफाइट भी कई बार इंजन को ठंडा करता है। और हम आपको बता ही चुके हैं कहा कि ये कार्बन का अपरूप होता है। हाँ कार्बन की फैमिली का है, कौन, ग्रेफाइट। अच्छा इसी बात है, तो हम कह सकते हैं जो D2O है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और गांव देहाती भाषा में लोग उसे जल बोलते हैं, कहते चट्टे वाला नीला नीला जल, ठीक है। तो वहां से कह सकते हैं। तो D2O कहाँ रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो 12 का कौन सा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ज्यादा ज्ञान बांटने के चक्कर में वीडियो लंबी हो जाएगी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 में आयरन के ऑक्साइड संख्या क्या है। अब आपको सच्चाई बताएं, आपको नहीं पता आयरन 26 पर है, आपको नहीं पता ऑक्साइड 16 पर है, तो भूल जाओ कि क्वेश्चन बन जाएंगे। अरे आप साड़ी काहे नहीं पढ़ लेते हो, तो कहाँ पढ़ेंगे, तो हम बताते हैं ना। वापस जाएं, यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है, बहुत डाल रखे बना बना के। 118 वीडियो तो नहीं हो पाएंगी, मुझे पता है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे तो अनलेस है, उनका यूज ही नहीं दुनिया में है, बहुत कम यूज है, तो उन्हें मिला मिला के डालेंगे। कोशिश नहीं रहेगी 118 वीडियो पूरे करेंगे, ठीक है। जो पढ़ के उन्हें देखते रहे, समझते रहे। और अगर वो वीडियो देखे तो केमिस्ट्री के परमाणु भार सब निकाल लेंगे, इनमें दिक्कत नहीं होगी, इतना मान लो। चलिए ऑप्शन ए है A+2, ऑप्शन बी है A+3, ऑप्शन सी है 1 सही 8/3, ऑप्शन डी है 2/3। पता ही नहीं चल रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि मैथ। हाँ तो सुनो क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। आयरन ऑक्साइड में आयरन की आकर्षण संख्या कितनी है, तो इसके बारे में बताएं कितनी रहेगी भैया। ऑप्शन लगा दो सी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 बदलो पहले, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हैं भैया, 1 सही 8/3 है का। हाँ यही होती है, 1 सही 8/3, यानी कि 3 1 का 3 और 3 1 का 3 और 3 8 कितना होता, या 11/3 होता है। हमें लगता है इसे होता है, कैसे, अरे अंग्रेजी वाले देखो, अंग्रेजों 3 1 जा 3 + 8 11/3, यहाँ से करेंगे। तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी सही हुआ। तुमको नहीं पता कैसे, तो भैया ये परमाणु क्रमांक परमाणु भार जानेंगे तभी निकलेगा। वीडियो लंबी चौड़ी खींच रही है, तभी जल्दी खींचना पड़ेगा। अगला है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, लपक लो रॉबर्ट हुक को, बर्बाद जाओगे। रॉबर्ट हुक नहीं है, अरे ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी स्लाइडेन स्वान, ऑप्शन सी का है नालवारस्का। ये कौन साइंटिस्ट हुए, ये एलियन वाले तो नहीं है कोई, मैगेल्पी व विस्पोच, ये कौन साइंटिस्ट है। पहली बार नाम सुन के हंसी आने लगी है। अरे ऐसा नहीं है भैया, ये तो फिर थोड़ा से पढ़े हो, थोड़े से ज्ञान तो पकड़ लोगे ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर नंबर 2 स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन स्वान कैसे, अरे रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। मरी हुई कोशिका, जिंदा नहीं थी। अब जीवित कोशिका कौन बनाएगा भैया, तो स्लाइडेन स्वान ने जीवित कोशिका खोज की थी। अच्छा ऐसा कुछ, हाँ
तो ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोशिका करती क्या आखिर, दाल भात खाती क्या? नहीं, कोशिका है क्या? सुनो, कोशिका क्या करती है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीव एक कोशिकी और कुछ जीव बहुत कोशिकी। तो हम काहे के बने? अरे भैया हम बने बहु कोशिकी। क्या गिन सकते हो? नहीं। क्यों? असंख्य कोशिकाओं से बना मानव कोशिका नहीं गिन सकते। अरे एक बार बता दो एक कोशिका कौन होते हैं? तो सुनो, कोशिका एक कोशिकी, जिसमें एक कोशिकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ये ससुरे चारों क्या है? ये एक कोशिकी हैं। अच्छा क्या इनकी मृत्यु होती है? अरे ये इनकी मृत्यु कुछ नहीं होती है। कहा जाता है कि कोशिका की ना तो मृत्यु होती ना ही तो पैदा होती। क्या होती? एक से दो में टूटती रहती है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। अच्छा ऐसे चलता है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में बता दिए। अब सुनो, इसका जो 14 का हमारा उत्तर तो लिख लो, क्या स्लाइड एंड स्वान भी हो जाएगा। तो देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका थी, समझ गए। अच्छा कोशिका के बारे में थोड़ा सा बता दिया, एक बार फिर बता दें। देखो कोशिका आज शॉर्ट में बताएंगे, बता चुके पहले से ही। कैसे? देखो, हमारा शरीर पहले छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं, क्या? छोटी छोटी सेल्स मिलती हैं और मिलकर क्या बनाती? छोटी छोटी टिश्यू बनाती। क्या भैया? ये टिश्यू बनाती हैं, यानी ऊतक बनाती हैं, और छोटे छोटे ऊतक मिलकर बॉडी पार्ट बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। छोटे छोटे पार्ट मिलकर बॉडी पार्ट बनाते हैं, और छोटे छोटे बॉडी पार्ट मिलकर आप तैयार हो गए। एक बार फिर देखो, छोटी छोटी कोशिका मिलकर टिश्यू बनाते हैं, छोटे छोटे टिश्यू मिलकर पार्ट बनाते हैं, यानी भाग शरीर के, नाक कान गला सब समझ लो आप। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट मिलकर शरीर बनता। कैसे? यहाँ से हाथ ले लो, अंगली ले लो, पूरी मुट्ठी उठा लो, यहाँ से नाक लो, कान लो, आंखें लो, भैया ऐसे मिल के वीडियो बनता है, समझ के? वीडियो बनता है हमारा, उसके बाद शरीर बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, साइंटिस्ट के नाम सुनकर तो हंसी से आ गई। ऑप्शन 15 है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया क्या प्रोटीन का दाल वाल खा लो, काहे कमी रखोगे? हाँ, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशी की ओर को रोग होता है, मेरेस्मस रोग होता है, बेरी बेरी होता है, निमोनिया होता है। एक बात बताएं आपको, सुनो, का फ्री का गायन ले लो इधर से। निमोनिया कब होगी? जब जल में नहाओगे, छपक 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 बरसात में। और वेरी वेरी कम होगा जब शरीर में क्या होगा? विटामिन बी यानी कि थायमिन कम होगा, तब होगा वेरी वेरी रोग। मेरेस्मस का कौन कह नहीं सकते हो। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो हम कह सकते हैं भैया क्वाशियोरकर होगा। कौन सा? 15 का, 15 का। अरे यहाँ मैदान 15 का ए पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा ज्ञान वाली बात है नहीं, और हम आगे चलते हैं, ठीक है। ज्ञान बांटना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य पदार्थ, अरे खाने वाले खाद्य पदार्थों को रूपांतरित करने का कार्य ऊतक द्वारा किया जाता है। एक बात समझो पहले, ऊतक ऊतक बात को समझना। जो मोटे मोटे होते हैं ना, मोटे मोटे मोटी मोटी, इनका कार्ड क्या होता है? खा पी लिए, बढ़िया पचा पाए, नहीं तो क्या होगा? बसा भर जाएगा पेट में, बड़ा बड़ा पेट भर जाएगा आगे, और ये मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। कहते हेल्दी हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं होती है, टिश्यू का कमाल है। बाहर पड़ोगे तो जान जाओगे। जिनका ज़्यादा पेट बढ़ता है, मोटापा नहीं चाहता उनको, उनके अंदर क्या बसा भर गया, समझ गए? खा पी लिए और उसे पचा नहीं पाए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे कैसे? खाद्य पदार्थों को रूपांतरित करने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है? चलो आओ, पोषवाह ऊतक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हरित ऊतक, क्या कुछ जानवर थोड़ी ना है? हाँ भैया। ऑप्शन सी, मृदु ऊतक, हाँ ये ठीक है लेकिन कह नहीं सकते। और ऑप्शन डी, दारू ऊतक, खाली दारू लिख दिए, पीने वाला मदिरा। आपको बता दें, भगवान बहुत होशियार हैं। कैसे भैया? देखो, एक गरीब आदमी ने क्या किया? पी ली, तो गांव वाले बोलेंगे दरुहा दारू पी ली, लुढ़कता फिर रहा है ना। अगर बड़े आदमी ने पी ली तो क्या बोलेंगे पता? उसे बोलते हैं भैया शराब पी, शराब। हाँ, और अगर यही शराब राक्षसों ने पी ली तो क्या बोलेंगे? मदिरा पी, मदिरा। और उसी शराब को अगर कहीं भगवान ने पी लिया, कहीं देवताओं ने ले लिया, तो पता क्या बोलेंगे? भैया सोमरस है, सोमरस। काय का सोमरस रे, सब दारू शराब है। कहने का है सोमरस। तो भैया इसमें खाद्य पदार्थों को रूपांतरित करने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाएगा? तो सही रहेगा भैया कौन सा? पोषवा ऊतक, ठीक है। 16 का कौन रहेगा? 16 का ए सही रहेगा, ठीक है। पोषवा ऊतक करता है। देखते क्वेश्चन नंबर 17, फ्री का ज्ञान हो गया। निम्न पशु समूह में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? हाँ, हर स्थिति के अनुसार अपने आप को उसी ढांचे में ढाल लेता है, ऐसा कौन है? चलिए देखते हैं, आप शुरू करते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए, पक्षी। ऑप्शन बी, उभयचर। ऑप्शन सी, मत्स्य। और ऑप्शन डी, सरीसृप। क्या लगता है क्या सही होगा? चलो आपको समझा दें, थोड़ा सा इसमें ज्ञान बांटने वाली बात है, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। बोलेंगे बताया नहीं, बात को कमेंट आएंगे। सुनो,
भैया बात करें ऑप्शन है पक्षी, तो जो पक्षी होता है वो मौसम के अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेता है। जैसे पेड़ पे रहता है तो ठंडक गर्मी बरसात कुछ भी हो तुमसे कहने नहीं कि मेरे छप्पर छा दो, चल के टीन डालवा दो, कभी नहीं। क्यों? पक्षी क्या करता है, समय के अनुकूल ही अपनी स्थिति सुधार लेता है। तो 17 का हम आप बिन कहे ए लगा दो, बिना हिचकिचाए ए सही होगा। उसके बाद उभयचर, भैया उभयचर तो नहीं कह सकते, जल में रहते पानी में। समय मेढक देखो टर करते घूमते हैं चौमास में, फिर क्या होते, जैसे बरसात गई गायब हो गए, तब कहा नहीं जाता चौमासी मेढक आ गए फिर गायब हो गए। उसके बाद मत्स्य, जल में रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ठंडक है, यदि ठंडक है, ठंडक के बाद भी जल को छुएंगे तो अंदर पानी गर्म ही होगा, ठीक है। और नहीं विश्वास है तो मछली को उठाओ, बढ़िया मछली को जो तालाब में रहती है डाल दो, समुद्र में मर जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे उसका मौसम हुआ चेंज वो मर गई। तालाब में क्यों नहीं मरी? अरे मौसम परिवर्तन हुआ, उसके अंदर जो पानी अंदर था वो 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, उसे दिक्कत नहीं हुई, 1.8 के अनुपात में ही रहती वो, ठीक है। सरीसृप यानी कि हम कह रेप्टाइल देखो गर्मियों में सांप इधर उधर मस्ती करते मिलेंगे तुम्हें, लेकिन ठंडे में बिल में घुस जाते, बाहर नहीं निकलते। क्यों? मौसम के अनुकूल नहीं रह पाते। अब बात करें पक्षी की, हम आपको बताए थे पक्षी के बारे में भैया, इसे बोलते आर्थोलॉजी, इसका अध्ययन बोलते। उसके बाद इसमें 4 हृदय होते हैं और पृथ्वी पर एकमात्र पक्षी ऐसा ही है जो त्रिविमीय संरचना पर उड़ता है। कैसी? त्रिविमीय संरचना पर उड़ता है और कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते, इसका क्या हो गया 17 का ए। क्वेश्चन नंबर देखते 18, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे, बबुआ जैसे थे, तो खूब पढ़े थे कक्षा 4-5 में कि क्या करो, पेड़ पौधे लगाओ, मृदा अपरदन रोको, बाढ़ को रोको, वही तो बात है। अब क्या हुआ, वही तो क्वेश्चन है ये। हाँ, कैसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? अति सिंचाई द्वारा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। वनस्पति द्वारा, देखते हैं। अब वन रोपण द्वारा, हाँ हो सकता है। पक्षी संख्या में वृद्धि करके, ये क्या भैया? हाँ, तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ गए तो क्या करो, कौवा चिड़ा खड़े कर दो, बाढ़ रुक जाएगी? ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ऐसे पकड़ लो। और बात करेंगे ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा। 18 का क्या भैया? 18 का होगा सी, यानी हम कहेंगे वन रोपण के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी कटान को या फिर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है? अरे सुनो तो, कहाँ? पूर्वी भारत में, मतलब कि आप लोग अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, यही वहाँ पे 6 राज्य हैं, उन्हीं में प्रक्रिया अपनाई जाती है। मदरलैंड कौन है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता, वहां से अंदर से कुछ नहीं होता, उधर ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वन रोपण, अच्छा वन रोपण आया तो मुझे एक बात बताना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये 5 है, ये जून है, जुलाई है, जनवरी है, क्या फरवरी है कि मार्च है? कमेंट बताना कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन 18 का हो जाएगा सी, और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य हैं? हाँ हैं, तो बताइए कितनी होती है? 260 होती है। अच्छा भैया 206, हाँ देखते हैं। या 203, पता नहीं। या दिन में से कोई नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए बताएं भैया अपना क्वेश्चन, और जब तक हम इधर सपट्टा करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें कितनी होंगी भैया? 206, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, बहुत बबुआ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आते हैं, 226 ठोक के भाग आते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, हमें गोल गोल गांधी जी का अंडा मिल गया, समझ गए। ऐसा भी कई बार हुआ है। तो इसका 19 का ऑप्शन कौन सा? बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, शरीर में आ गया तो बताओ, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है भैया? हाँ बताएं। तो फीमर होती क्या? टांग की हड्डी फीमर, ज्ञान ले लो जल्दी जल्दी। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है भैया। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी थाई की होती है। तो टोटल अगर हाथ पैर की बात करें, हाथ पैरों में 26 हड्डियां बराबर हड्डियां होती हैं इनमें, बिल्कुल इक्वल होगी, दोनों हाथ दोनों पैर में इस बार होती हैं। अच्छा, सबसे मुलायम हड्डी कहाँ की झलस जाए तो कान की हड्डी मुलायम होती है। एक क्वेश्चन हमारा कमेंट के लिए जरूर कमेंट करना, कोशिश करना ढूंढना, और ना मिले तो हम बता दें। मेरा नंबर है 63 066, नहीं मिला लिख पाएंगे आज, 63 066 70 और 296, ये नंबर मेरा है, लिख लो। और बताना जुबान जीभ में कितनी हड्डियां होती हैं, पढ़ के बताना होती है कि नहीं होती हैं। ये और नहीं आए तो कमेंट करना, इस व्हाट्सएप पर SMS लिख देना,
एम एस बना देना और हमसे पूछना, हम बताएंगे हड्डी होती कि नहीं होती, कितनी होती। ठीक है, और शुभ अक्षर में अपना नाम भी लिख देना कि हम कौन है। ठीक भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करते हैं। 19 का हुआ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन में प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? खाया पिया माप लिया, अच्छा। ऑप्शन ए कैलोरी द्वारा, ऑप्शन बी केल्विन द्वारा, ऑप्शन सी जूल द्वारा, या ऑप्शन सी एम्पियर द्वारा। ये कब से हुआ भैया? ये विद्युत है का? भोजन है, विद्युत नहीं एम्पियर में मापोगे। हाँ, खाए पिए हो तो कैलोरी माप लो, ठीक है, विद्युत मत मापो। क्वेश्चन नंबर 20 और बात करते हैं इसके बारे में। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कैलोरी, केल्विन, जूल या फिर एम्पियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 और हम इसको मापेंगे। वर्ड खाए हैं, कैसे याद रखेंगे? कैलोरी की वर्ड आती है भैया, मार्केट से खूब खाएंगे पापा से मंगा के कैलोरी। और कैलोरी हमारा ऑप्शन बात करें कौन सा? 20 का एकदम सही हो जाएगा। जो हम खाते पीते हैं जो खाना, इसको हम कैलोरी में मापते हैं। और ये क्या करता है? ये ऊर्जा बताता है कि बॉडी में कितनी ऊर्जा, कितनी कैलोरी है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21 क्या कह रहा? 21 है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा थोड़ा पीला होता है? अच्छा, पीला होता है कैसे? ऑप्शन ए जेंथ्रोफिल, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी राइब्यूलोस, ऑप्शन सी कैरोटीन। भैया बताएं गाय का दूध पीला क्यों होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है केस, गाय का दूध पीला क्यों होता है? आप लगा लो कैरोटीन। क्या लगा लो? कैरोटीन। देखो होगा तो आप लगा लो बिना हिचकिचाए। और ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अब बताएं भैया, पहले एक क्वेश्चन बताएं, गाय को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं भैया? गाय को वैज्ञानिक भाषा की अगर बात करें तो गाय को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो क्या भैया है? बोस। गाय से भी क्या आती? बोस। बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, बोस। अरे इंडिकस कैसे लिखेंगे भगवान? अरे क्या कर रहे हो? ऐसे लिखो, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे लिखो, ये हुआ बोस इंडिकस। समझ गए? तो गाय का नाम क्या हो जाएगा? बोस इंडिकस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? घरेलू मक्खी निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है? हाँ, यानी कि डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी डोमेस्टिका की बात चल रही यहाँ पे है। चलिए ऑप्शन नंबर है पेचिस, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड, या ऑप्शन नंबर सी हैजा। हैजा होता हैजा, पता है आपको? हैजा। और ऑप्शन डी है पीत ज्वर। तो कौन सा होगा भैया? 22 नंबर बी, घरेलू मक्खी से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार। बताइएगा ऐसा भी रोग है जो मक्खी से नहीं होता है? 3 रोग मक्खी से होते, वो पहचान के बताओ, और कौन सा नहीं होता उसकी भी बात हम करते हैं। चलिए तब तक इधर से थोड़ा हम ज्ञान की बात कर लें, सफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 जिसकी बात करेंगे तो मक्खी के द्वारा जो रोग नहीं होता इनमें से, वो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीत ज्वर। क्या भैया? पीत ज्वर मक्खी के द्वारा नहीं होता। ऐसा का है भैया? आखिर है क्या? तो सुनो, इस पे ज्ञान ले लो थोड़ा सा। जो पीत ज्वर है इसे हम भैया बुखार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते? इसे बुखार बोलते हैं, अंग्रेजों टाइफाइड बोलते हैं। समझ गए? अच्छा, ये क्या करता है भैया? ये तुम्हारी आंत, हाँ, आंतों को प्रभावित करता है। कौन? बुखार। तो मक्खी से क्या लेना देना? तो कह सकते हैं कि पीत ज्वर का बुखार में कोई संबंध, वो बुखार में संबंध है, मक्खी से कोई संबंध नहीं बनता। तो यहाँ से ये क्लियर होगा। और आंतों को करता है प्रभावित कौन? बुखार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम इस दालचीनी सुनते आए, कभी जानते दालचीनी का होता है? हम बताते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अच्छा भैया बतावा कहाँ से है? ऑप्शन ई है ए पत्ते, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी छड़ जड़, और ऑप्शन डी छाल। तो कहा होगा भैया? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? चलिए, मेरे बहुत से भाई लोग यही समझते हैं, कौन सा? 23। हाँ, क्या समझते हैं भैया? मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग समझते हैं कुछ, क्या करो पहले ले आओ दाल चना मूंग, किसी के ले आओ। अच्छा भैया, प्लस करो, कर लिए भैया, मैथ लगा देगा बिल्कुल। और ले आओ चीनी मिल से,
दुकान से और मिला लो बन के दालचीनी। अरे ऐसा नहीं है रे, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कैसा होता है? अरे दालचीनी क्या होती है? ये पेड़ से प्राप्त की जाती है, और वो भी कहाँ से? पेड़ की छाल से। ये एक औषधि है। और ऑप्शन हमारा कौन सा? डी सही हो जाएगा। ये पेड़ से प्राप्त की जाती है। दाल और चीनी से कोई संबंध इसका नहीं है। ऑप्शन डी। देखते क्वेश्चन नंबर 24। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? जैसे कि सुनो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, मान लो वहां पर कि बकरी की प्रजाति जो आती मर जाती है, या भेड़ की प्रजाति जो होती मर जाती है। कई जगह ऐसी होती हैं कि वातावरण अनुकूल न होने के कारण मुर्गी फार्म में मुर्गियां एकदम मरने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन जानवरों को उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पे कर दो स्थानांतरित, जहां पे पहले से जानवर रहते हों, ताकि वो जानवर बच जाएं और वो ना मरे। तो इस विधि को कहेंगे क्या आखिर? ऑप्शन सुनो, पहला है एक्स सीटू संरक्षण, ऑप्शन बी एन सीटू संरक्षण, ऑप्शन सी प्रवास संरक्षण, या ऑप्शन डी प्रवासन। तो इसमें हम कौन सा कहेंगे भैया बताएं? तो हमारा 24 का जो होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए एकदम सही हो जाएगा। और 24 यानी कि 24 का ए सही हो जाएगा। ए का मतलब क्या है भैया? एक्स सीटू संरक्षण। इसमें होगा एक्स सीटू संरक्षण को हम वरीयता देंगे, जो हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा। मछली में मौजूदा राइबोफ्लेविन, मछली में राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? 24 का आंसर हमारा हो गया है एक्स सीटू संरक्षण, जो कि हमारा चलेगा ऐसे होगा। चलिए देखिए 25। मछली में मौजूदा राइबोफ्लेविन को डॉट 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 अच्छा के किस रूप में जाना जाता है? क्या विटामिन के, फिनोल इसका नाम होता है हमें लगता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, अच्छा विटामिन बी थायमिन, या विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। अगर आपको नाम याद है ना तो बहुत मदद मिलेगी। सारे विटामिन के नाम से आप फिंगर टिप कर लें, बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, और ये गर्मा गर्म क्वेश्चन है, ताजा बना हुआ आज है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखते क्या होगा। 25 की बात करेंगे तो चल जाएगा इसका सी विटामिन B2। विटामिन देखो विटामिन, और कौन सा भैया? बी का 2। ये क्या करता है? मछली के मौजूदा राइबोफ्लेविन में होता है। चलिए यहाँ से बात बनी। अब हम बात करें विटामिन। विटामिन खोज किसने की भैया? फंक ने की। ज्यादा नहीं बताएंगे, समस्या बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। उसके बाद देखो मछली के अध्ययन को सुन लो जाते हैं। मछली के अध्ययन को कहते हैं इकेथियोलॉजी। मछली सांस लेती है अपने गिर से। डॉल्फिन गंगा जो मछली थी डॉल्फिन को, वो 2008 और 2009 के बीच में क्या किया गया था? इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। कौन सी? ब्लू व्हेल सबसे बड़ी जलीय जीव हो जाएगा। अच्छा, कुछ मछली विष वाले भी होती हैं, कुछ मछली नॉर्मल होती हैं, जैसे स्टार मछली, सितारा मछली, सब क्या है? ये जहरीली मछली भी होती हैं। तो विटामिन बी ऐसे हो गया। अच्छा, मछली क्वेश्चन बता दिए हैं, इसका आंसर क्या होगा? सी वाला सही हो जाएगा। 25 का सही हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ वनस्पतिक नाम है? आपको बता दें ये ऐसा पेड़ है, अगर इसकी पत्ती को आप क्या करेंगे? घिस-पिट के पीते रहेंगे 25 से 30 दिन, 21 दिन, तो आपके आंतों का बुखार भी दूर हो जाएगा। ऐसा कैसे? कि गांव में जो वैद्य होती हैं, हम मान लो कि घिस-पिट के पिलाती रहती हैं, ताकि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए गुड़हल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी करी का पेड़, ऑप्शन सी देवदार का पेड़। और जो मेरे भाई बहन गाँव से होंगे वो इसका उत्तर जान भी गए होंगे। क्या? क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, इसका हो जाएगा नीम। क्या हो जाएगा? नीम। नीम से मेरा मतलब है ये होता है एजाडिरेक्टा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या वैज्ञानिक नाम है किसका? नीम का। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा जाएगा? नीम कौन सा है भैया? इसमें बी वाला सही हो जाऊंगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी शुअर से फैलती है? एक बात था ना, ऑप्शन 1 है जीवक, ऑप्शन बी है फ्लेग, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बताना। विश्व में सबसे ज्यादा शुअर कहाँ पाले जाते हैं? ये क्वेश्चन बताना। पहले देखो, तो शुअर से जो बीमारी होती है भैया, किसके द्वारा? शुअर के द्वारा जो बीमारी होती है वो होती है स्वाइन फ्लू। कौन सी? स्वाइन फ्लू हो जाती है बीमारी। ठीक है, चलिए शुअर, हाँ
सबसे ज्यादा विश्व में सुअर कहाँ पाले जाते हैं? तो कहाँ भैया? चिनचानचून में। कहाँ? चिनचानचून। समझ गए होंगे भैया, पड़ोसी यानी कि चीन, क्योंकि वो लोग इतने गंदे गंदे चीज खा जाते हैं, तो उन्हीं के देश में सबसे ज्यादा सुअर पाले जाते हैं। और एक अच्छी बात है, दुनिया की सफाई सुअर करता है, सुअर की सफाई चीन वाले। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्या है 28? मछली के समूह को क्या कहा जाता है? या मछली के समूह कहते हैं। आपने जल को देखा होगा, उसमें ढेर छोटी छोटी मछलियां एक साथ टहलती हैं। जब मैं छोटा सा था, जंगल में जाता देखता, मुझे अच्छा वो लगता था। ठीक है, आप भी देखना, मजा आएगा। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी बस, और या ऑप्शन डी शॉल। तो बताएं भैया, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो क्या रहेगा भैया? मछलियों के धन को शॉल, ऐसे लिखना भैया, शॉल कहा जाता है। क्या? शॉल कहा जाता है जब वो एक ग्रुप में मस्ती करती हैं। एक ऐसा समझ लो कि किसी एक मछली की शादी पार्टी में सभी जा रही हैं, तो वो क्या करेंगे? शाल की कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, हाँ, मछलियों की शादी वादी होती है कि नहीं होती? होती होगी तो उसी में जाती है, उसी ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? विटामिन B12, विटामिन के, सी विटामिन या विटामिन ए? ऑप्शन कौन सा होगा? अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? बताएंगे भैया। तो हम कह सकते हैं कि अंडे की जर्दी में होता है साइनोकोबालामिन, यानी कि B12। इसे बोलते क्या भैया? इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसे बोलते हैं साइनो, लिखो ध्यान से, साइनोकोबालामिन। कैसे इतने नाम याद होते हैं? हमें याद नहीं होते हैं। क्यों? भांग घोट के पी लेते, याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और कौन कैसे रहेगा इसका? साइनोकोबालामिन, ए वाला रखा हुआ है। समझ गए? तो कौन सा? ए से रहेगा, अंडे की जर्दी। अब बताओ भैया, अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम का। विश्व में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सोच के बताओ, सोच के बताओ। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अच्छा जी, सोच के बताओ। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? हमारी? अरे मानव की नहीं रहे, किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। कितनी बड़ी होती है? तो सुनो, 1 किलो से बढ़कर 2 किलो के बीच में सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका, ये तो बता ही चुके हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो प्लाज्मा वगैरह है, इनके बारे में एक अच्छी वीडियो लाएंगे, जो जितनी बीमारियां हैं उनके बारे में बनाएंगे, तो प्लाज्मा के बारे में बता देंगे। तो भैया जी, अंडे की जर्दी में पाया जाता है साइनोकोबालामिन। अंडे के ऊपर छिलका होता है, वो लगा होता है कैल्शियम का आवरण। और सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जिसको सबसे बड़ी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और 29 ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? शीशा है, पीवी लेड, सिंदूर। अच्छा जी, ऑप्शन ए बल का, ऑप्शन सी विद्युत का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का, या ऑप्शन समय का। तो शीशा भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो भैया शीशा की बात करेंगे, ये उदाहरण किसका होगा? क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है? 30। और 30 की बात करेंगे तो रहेगा ए, यानी ये बल का एक उदाहरण है। ये न्यूटन का बल मत समझना, भौतिक का न्यूटन का बल नहीं है, ये शीशा का बल है। शीशे के बल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 31। निम्न में कौन सी छूत की बीमारी है? या हम कह सकते हैं कि छुआछूत की बीमारी है। कैसे भैया? ऑप्शन ए टीबी या क्षय रोग, ऑप्शन डी दमा रोग, यानी दम दम आती से सांस, ऐसे लोग करते हैं जब सांस फूलती बुढ़ापे पे। ठीक है, ऑप्शन सी स्ट्रोक, या ऑप्शन सी मधुमेह यानी डायबिटीज। मिठाई टाइम मत खाओ पार्टी में जाके। हाँ, दोस्त की शादी, फिर में लड्डू ठूस लिए और फिर दवाई लेते फिरोगे इधर से उधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर मेरा है 31। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्या है? 31 की बात करेंगे तो भैया ये जो बीमारी है, ये क्या छुआछूत की बीमारी है भैया? क्षय रोग। कौन सा? क्षय रोग। ऑप्शन हमारा ए, यानी कि टीबी। टीबी कौन सी? ये वो टीबी मत समझ, देखने वाली टीबी नहीं है, ये वो टीबी एक बीमारी टीबी है जो वायरस से होती है। ठीक है, चलिए। आप दमा रोग तो सांस फूलती बूढ़ा बाढ़ को, हमारे बाबा को आती, हमें पता थी, है नहीं? और जिसके बाबा होंगे, अच्छा है कि उनको बीमारी ना हो गए तो जान जाएंगे। मधुमेह, डायबिटीज, ये तो आजकल होगा, डायबिटीज 100% होगा। और याद रखना, उनको होगा जो फ्री में पार्टी में जाते हैं, दोस्त के आगे एक छेना खाए, मरने पर दोबारा खा लिए, तीसरा खा लिए, और फिर वहां से भागे जब घर पे 2 4 बांध लिए, तो डायबिटीज तो हो गई होगा, है नहीं? पैसा कौन डॉक्टर लेगा? आगे चलते हैं। हमारी आंखों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? खाना पचाने में मदद करता है। एक बात है,
खाना पाचन, खाना भरता कहाँ है? आमाशय में। आपको बता, देखो सुनो, खाना खाए मुंह से, खाने का पाचन शुरू होता है मुख से, और मुख के बाद जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी से पहुंचता है ग्लैंड जो नली में, वहां पहुंचता है अमाशय में। अमाशय में भोजन रुकता है 4 घंटे, और वहां पे क्या मिलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? खाना को अम्ल क्षार में बदलता है और पचाता है। फिर भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ऐसे 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 भोजन मस्ती करते करते, टहलते टहलते, डांस करते करते पहुंच जाता है कहाँ? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से कहाँ जाता है? मलाशय में। और मलाशय में सुबह होती है, आप कहाँ जाते हैं? हगटन के लिए, और वो बाहर सपट्टा हो जाता है। तो भैया यहाँ से क्या बना? तो ज्यादा खाना पीना नहीं खाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि हमारी आंख में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? हमारी आंख में? गलत है, हमारी आंत में होगा भैया। हाँ, क्वेश्चन ध्यान दो, आंखों में नहीं होता बैक्टीरिया। इसमें गलत है क्वेश्चन। हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? ऑप्शन ए सुनो, स्टेफिलोकोकस और यस। ऑप्शन बी, कैम्पबैक्टर जेसेसी जेनिनी। ऑप्शन सी, क्लाइडोसिडियम बोटुलिनम। ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस या एसिडोफिलस। आप तो कहोगे ऑप्शन ही पता नहीं चला, ये कौन सी भाषा कहते? अरे भारतीय भाषा थी, कुछ अंग्रेजों ने बना दी है, मजबूरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, हमारा ऑप्शन कौन? डी सही हो जाएगा, लैक्टो। आप समझो, लैक्टोबैसिलस तो समझते हैं, उसी के बारे में बात की गई। और सच्ची बताएं, हम इस बारे में क्वेश्चन रोज लाते हैं, रोज बताते हैं लैक्टोबैसिलस क्या होता है। इसमें ज्ञान बांटने वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए हाइड्रोलिक जिग का उपयोग किया जाता है या भौतिक के किस नियम पर आधारित है? देखिए, ऑप्शन ए है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी खेल का सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल का नियम, या ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। मान लो किसी की शादी हो गई, उसको बहुत मोटी मिली, अब वो क्या करेगा? नहीं उठ पा रहा, तो भैया क्या लाएगा? हाइड्रोलिक जिग मंगाया उठाने के लिए। और किसी लड़की को मोटा लड़का मिल गया, अभी शादी हुई, भारत में सबसे बड़े इंसान की शादी हुई है, जानने वाले जान गए होंगे, उनके पति देव देखो, है ना। तो उसी प्रकार से बात करेंगे हम। तो भौतिक के किस नियम पर आधारित होता है? पहला आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं भैया, खेल सिद्धांत नहीं, पास्कल हो सकता है, या न्यूटन का नियम। तो हाइड्रोलिक जो जेक काम करता है भैया, वो पास्कल के नियम पर, जो कि बात करेंगे हम 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर क्या रहेगा भैया बताओ? कौन सा हाइड्रोलिक, यानी कि सी, पास्कल के नियम पर क्या करते हैं? हाइड्रोलिक काम करता है। पास्कल मतलब आपने देखा होगा, जो आप घर में चारा खींचने मशीन होगी, तो वो चारा लगाते हैं, वो क्या पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। रुई नहीं, जहाँ पे रुई जाते हैं आप, रुई की मशीन पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। जहाँ पे एक प्रेशर देके काम हो, वहां पर पास्कल का नियम लगेगा। आप समझ जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं 34, आज का सेकेंड लास्ट। डॉट 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 के कारण खसरा की बीमारी होती है। खसरा चेचक क्या होता है भैया, जानते हो? चलिए हम बताते हैं तुम्हें क्या होता है। वायरस होता है क्या? कवक होता है? बैक्टीरिया होता है? अमीबा कौनो नहीं होता है। ई को तो ऐसे हटा दो। ऑप्शन नंबर 3 की लड़ाई करवा देते हैं कि 3 में क्या होता है भैया। तो जो खसरा है, खसरा बीमारी ऐसी है, आप दिमाग लगाना। आप समझो आपके दोस्त को खसरा है और आप ऊके पास पहुंच गए, ऊके तो है वो आपके भी कर देगा, मतलब कि ये वायरस है। तो खसरा का है? खसरा एक वायरस है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। और भैया वायरस से वैसे दूर रहना चाहिए। क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। चलिए अभी ठीक ठाक मौसम है, परिस्थिति खराब ना हो तो अच्छा ही है। देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35। इथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? लवणीकरण द्वारा, अनुमापन द्वारा, किण्वन द्वारा, या फिर संयोजन द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है इथेनॉल उत्पादन क्रिया का? अरे इथेनॉल शराब, दारू, मदिरा आप सुनाए नहीं थे तुमको? है सोमरस वाली बात है। हाँ, ये सोमरस वाले भी ना दुनिया को उल्लू बनाते हैं। कौन? जो सोमरस पीते हैं। सोमरस नहीं होता, मदरा ही होता भैया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि 35। और इसका क्या आंसर जाएगा भैया? आप बताएंगे। क्या डी हो जाएगा? कैसे? अरे डी नहीं होगा, अरे सी। देखें, किण्वन, यानी कि सी हो जाएगा। क्या रहेगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शराब मदिरा बनती है वो किण्वन के द्वारा ही बनती है। किसी तरह किण्वन के द्वारा ही बनती है, इसीलिए। और ये जो नहीं, जो सिरका का बनता है, सिरका वगैरह, ये भी किण्वन के द्वारा ही बनता है। तो पहले शायद आपको बता दें, मैंने 35 क्वेश्चन कवर किया। मैं मानता था टाइम ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन एक बात याद रखो। देखो, यदि आपने झोपड़ी बनाई, मान लो आपको क्या करना है, छोटी झोपड़ी बनाना भैया,
तो थोड़ा खरपतवार ले आओ, थोड़ी रस्सी ले आओ, 2 डंडा ले आओ, 2 पट मारो, 2 पट मारो, अटपट मार के बांध दो, आपकी झोपड़ी बन गई। लेकिन याद रखो, अगर आपने महल बनाया तो महल एक दिन में तो बनता नहीं है, बनने में समय लगता है। और जिस दिन बन के तैयार होगा उस दिन आप उस महल के राजा होंगे। तो कहने का मतलब है कि 2-4 मिनट की वीडियो में इतना ज्ञान नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा ज्ञान के लिए वीडियो लंबी हो ही जाएगी। तो आप इस बात को मैनेज कर लेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी आपकी इस वीडियो में बोर भी ना हो कहीं पे, ठीक है। साइंस ऐसे पढ़ो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर। अगर साइंस की भाषा में पढ़ोगे तो कभी भी ये समझ में नहीं आएगी। इसको पढ़ो जैसे आप डेली लाइफ में आप क्या करते हो। हम बोलते हैं अब तक आप आ जाते हैं, आपने दिमाग माना कि डेसिबल से आ रही। भैया ने बताया था कि 1/10 कान पे वॉल्यूम रुक रही, क्या 20 से 20,000 हार्ट सुन सकते। तो साइंस को आप ऐसे पढ़ो, आपने खाना खाया, आप हागटन तक गए, दिमाग लगाओ कि बीच की प्रक्रिया आखिर हुई क्या, इन बातों पे जोड़ दो, तभी आपको साइंस बिल्कुल एकदम क्लियर होगी। और एक बात याद रखो, साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले दिमाग में ठान लो कि आवर्त सारणी आपको आनी ही चाहिए। माना 118 तत्व हैं, लेकिन आपको कम से कम 50 तत्व आने ही चाहिए, उसके बाद नैया पार लगेगी। नहीं तो भैया आपसे समीकरण वगैरह बड़े नहीं बनेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक बटन है फटाक से दबा दें अंगूठे से, दबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक प्यारी से कमेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।